टीएमपी न्यूज की टीम पिछले 2.5 महीने से बिहार में है और अब तक बिहार के करीब 170 विधानसभाओं के 1500 से ज्यादा गांव और कस्बों में जाकर लाखों वोटरों से बातचीत कर चुकी है। बिहार के दंगल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता के मन में काबा, बिहार की जनता के लिए आगामी चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं और जनता सरकार से कितनी खुश है या फिर बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। बिहार के दंगल में आज बात करेंगे राघोपुर विधानसभा की, जो हाजीपुर संसदीय सीट का हिस्सा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहां से जीत मिली थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी लोगों से बातचीत कर रही हैं। आइए देखते हैं कि राघोपुर विधानसभा में इस बार क्या है और आर्या से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता अब क्या सोच रही है, सबसे बड़े मुद्दे कौन से यहाँ के लिए और वो किस बदलाव और विकास की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। करते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां धरातल पर हैं, जनता के बीच में वादों की बयार बह रही है। और जब राघोपुर की बात होती है तो एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये लालू परिवार का गढ़ कही जाती है सीट, लेकिन वैशाली जिले के अंदर आने वाली इस सीट को क्या मिला, ये सवाल लगातार बना हुआ है। राघोपुर के बारे में पहले फौजी अगर आपको बताएं तो कहा जाता है कि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यादव मतदाता बाहुल है, यानी कि यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से 1995 में ये सीट लालू यादव ने चुनी। 1995 में उन्हें जीत मिली, फिर 2000 में भी उन्हें जीत मिली और 2000 में जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं राबड़ी देवी, उन्होंने जीत हासिल की। 2005 में जब दो बार चुनाव हुए, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में, तो दोनों बार राबड़ी देवी ने यहां से जीत हासिल की। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। 2010 में बाजी पलटी, जेडीयू ने यहां से जीत दर्ज की और राबड़ी देवी को लगभग 13,000 वोटों से मात मिली। लेकिन 2015 में जब लालू परिवार के या यूं कहे कि उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो यही सीट चुनी गई। 2015 में जीत दर्ज की, 2020 में जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भी लालू परिवार का गढ़ होने के बाद भी ये जो सीट है इसने अपनी वफादारी हमेशा लालू परिवार के साथ दिखाई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की किस्मत इस सीट की और यहाँ की स्थिति ना बदली, क्योंकि ये राघोपुर हम जब जा रहे थे तो हमें पहले रुकना पड़ा विदुपुर में। इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि राघोपुर जाने के लिए कनेक्शन ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। एक अस्थाई पुल, पोंटुलूल पुल जिसे कहा जाता है अस्थाई, वो दिया गया, लेकिन जैसे ही गंगा का स्तर बढ़ता है उस पुल को हटाया दिया जाता है। लोग वहाँ पर नाव से आते हैं जाते हैं, चारों तरफ से ये राघोपुर नदियों से घिरा हुआ है, बाढ़ की स्थिति रहती है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। कहा गया है कि राघोपुर को पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिया जाए। लेकिन स्थिति बदली है या 2025 में कुछ बदलेगा, ये जानने के लिए हम विदुपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के राघोपुर की स्थिति क्या होगी। क्या इस बार भी जातीय फैक्टर मायने रहेगा या फिर विकास के तौर पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक और पार्टी का धरातल पर आ चुके हैं प्रशांत किशोर। एक बार उन्होंने बातों बातों में कहा था कि अगर उनकी पार्टी चाहती है तो वो भी राघोपुर से चुनाव लड़ सके। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी राघोपुर से अपना कैंडिडेट उतारेंगे और यादव फैक्टर ज़्यादा देखा जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2025 में तेजस्वी यादव के लिए ये कांटे की टक्कर होगी या फिर जातीय जो स्थिति है, समीकरण है, वो मायने रहेगा। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। राघोपुर की बात करें, कितना बदला राघोपुर, कितना विकास हुआ राघोपुर में? राघोपुर में विकास हुआ जब एनडीए के विधायक सतीश कुमार जी चुनाव जीते थे तो पूरे राघोपुर प्रखंड में, चूँकि हम लोग तो विदुपुर में हैं, राघोपुर प्रखंड में सड़कें नहीं थी, दियर में कटाव की स्थिति थी। तो उनके द्वारा कुछ जगहों पर बोल्डर पिचिंग का काम और सड़क बनाने का काम किया गया था। विदुपुर प्रखंड में भी सड़कों की कुछ काम हुई थी। लेकिन 2 बार लालू प्रसाद यादव जी यहाँ से विधायक हुए, मुख्यमंत्री रहे। 3 बार राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही यहीं से विधायक होकर के। 2 बार तेजस्वी यादव विधायक है, अभी तेजस्वी यादव जी ही वर्तमान भी विधायक हैं। 2 बार डिप्टी सीएम हुए, लेकिन राघोपुर की तस्वीर नहीं बदली। और आम मतदाता तो छोड़ दीजिए, जो आरजेडी के मतदाता हैं उनकी भी तकदीर नहीं बदली।
अभी जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में मतदाता मन बना चुके हैं कि जिस प्रकार राबड़ी देवी जी को यहाँ से हरा करके भेजी थी, उसी प्रकार इस बार तेजस्वी यादव जी की राघोपुर विधानसभा से विदाई निश्चित है और एनडीए के शासन में विकास की बयार राघोपुर विधानसभा में बहेगी। राघोपुर की जब बात होती है तो यहाँ राघोपुर ने दो मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे, और तीन केंद्रीय मंत्री रहे, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट में ये राघोपुर लगता है, जिसमें पासवान परिवार और एक तरफ लालू परिवार का दबदबा, दूसरी तरफ पासवान परिवार का दबदबा। अगर आपसे पूछे यहाँ की जनता को क्या मिला, पिछले 20 साल की बात कर ली, 35 साल की बात कर ली, कितना विकास हुआ है? यहाँ का जनता को कुछ नहीं मिला, न नीतीश के सरकार में मिला, न एनडीए के सरकार में मिला, न लालू के सरकार में मिला। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं 20 फीट का सोलिंग हुआ था, 20 फीट का लोग के आने जाने के लिए जो नीतीश जी का प्रोग्राम था, उस फील्ड को प्रोग्राम के बाद ईंटा को उखाड़ के ले जाया गया। तो यहाँ विकास का कोई मुख्य धारा से कोई नहीं जोड़ रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि बिजली हम 125 फ्री कर दिए। अरे बिजली न रहेगा तो आप फ्री क्या कीजिएगा? बिजली 4 दिन यहाँ कट जाता है, जब से फ्री हुआ है तब से। यहाँ का 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है बिहार में। कौन कहता है? यह सब कागज पर है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सब मतलब मुख्यमंत्री जी का अथी है, मतलब बड़बोलापन। नीतीश कुमार कहना कि जितना 20 साल में बिहार हमारे सरकार में बदला, उतना कोई नहीं कर पाया यहाँ पे। जितना दिन बिहार सरकार में ही है, उससे ज्यादा न अफसरशाही है और न भ्रष्टाचार है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना रुपया के अगर कोई काम होता है। किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी से नहीं, हम न किसी पार्टी का। और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है और यात्रा आज कटिहार जिले से शुरू हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा को लीड कर रहे हैं। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं वोटर अधिकार यात्रा में। और लगातार आज 7वां दिन है, क्योंकि और देखना ये होगा कि आज क्या 7वें दिन भी उसी तरह का जोश और समर्थन लोगों का यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। तो राहुल गांधी यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही साथ कटिहार से आज यात्रा शुरू हो गई है, 7वां दिन है। बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन। जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आजादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है, उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं, वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार बिहार की हो या देश की हो, उसने जनता को तकलीफों में डाला है, परेशान किया। आप लोग मौजूदा केंद्र सरकार पर भ्रष्ट नीति का आरोप लगाते हैं। मोदी खुद हर जगह बिहार में भी कहने को ऐसा कानून लाए हैं जिसके जद में आप प्रधानमंत्री भी होगा, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं होगा। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। उनके बोलने का और उन पर यकीन कौन करेगा? जब एक बार आदमी का झूठ सिद्ध हो जाता है तो दूसरी बार उसके किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। तो उनका पैमाना तो गलत है सोचने का। वो डेमोक्रेसी को स्टैफल करना चाहते हैं, वो गर्दन मोड़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। वो हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ भी करना है उसको कीजिए। परेशानी के आलम में बिल सब ला रहे हैं, मखाना खाइए। कैसा सरकार है मौजूदा सरकार? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज कटिहार से यात्रा शुरू हो रही है। देंगे किसने कहा था? 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे किसने कहा था? बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे किसने कहा था? बिहार का विकास करेंगे किसने कहा था? हाँ? बिहार की बोली किसने लगाई थी? बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था? अगर ये उनके वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर आप हर प्रखंड में कीजिए। आपने जो हर देश के हर जिला में आलीशान बनाए, एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे हैं? पूरे देश भर में जितने बीजेपी के एमएलए कराइए, हम लड़ेंगे। लेकिन जब भी चुनाव आता है, एक नैरेटिव सामने आता है प्रधानमंत्री से। नैरेटिव ये है कि देश के विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, करो एफआईआर।
लेकिन जो राजस्व डरने पर वाले प्रहार हैं। होता है उन्होंने बिहार गलत प्रदेश चुन लिया है, ये वोट चोरी करने के लिए भी गलत प्रदेश चुना, और तेजस्वी यादव पे एफआईआर महाराष्ट्र में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हिम्मत है तो बिहार में करा लो, लेकिन आप तो आज और डरेंगे नहीं। उनका एक एमएलए, इसका मतलब उनका एक एमएलए ने किया, बाकी एमएलए ना समझ है, बाकी एमएलए से भी देश भर के बीजेपी के एमएलए से करा लो। लेकिन आजकल आपके पास डेटा अपडेट रहता है, जो जंगल राज की बात बार बार की जाती है जब भी चुनाव आता है, क्या इस चुनाव में भी वही मुद्दा है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अधीन है। 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 का जो अपराध का आंकड़ा है उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं हर 10वें दिन, तो वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन तो लगती हैं, सरकारी पैसे से प्रचार प्रसार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी एक नई लड़ाई सामने है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहना क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार जितना बिहार में है, भाई साहब आप अब मेरे साथ चलिए, 500 लोग खड़े हैं, ब्लॉक में थाना में भ्रष्टाचार है ना? कितना है? बिना पैसे के कोई काम होता है? ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है ना, इसमें भी जो आवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है उसमें भी 500 कहीं 1000 रुपए देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि घुसखोरी भी है और ऊपर से इनकी सीनाजोरी भी है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है एसआईआर को लेकर, उस पर आपका क्या नजरिया? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग, लड़ाई लड़े तभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना कि आप आधार कार्ड को भी सम्मिलित करिए, नहीं तो कहाँ सम्मिलित कर रहे थे? चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा। चुनाव आयोग जो बार बार दावा करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक आके कोई क्लेम नहीं करती है, क्यों नहीं? आप भैया मैं आपको रिटर्न में कोई चीज दे रहा हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब कोरोना में लोग कह रहे हैं कितने लाख लोग मरे, सरकार ने कहा कि मरे ही नहीं, तो क्या कर लेंगे? जब हम शिकायत लेके जा रहे हैं, चुनाव आयोग शिकायत ले ही नहीं रहा, उनकी रिसीविंग दे ही नहीं रहा, तो वो तो जीरो ही रहेगा। अब कल को तो चुनाव आयोग कह देंगे बिहार में 7 करोड़ नहीं 2 करोड़ ही मतदाता है, अब क्या कर लीजिएगा? में एफआईआर की गई है, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था वो आपत्तिजनक था। बीजेपी के एक एमएलए ने एफआईआर दर्ज कराई है। हेट स्पीच के खिलाफ कभी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया, एफआईआर किया? मंगलसूत्र से लेकर टोटी से लेकर भैंस तक की बात कही गई, किसी ने संज्ञान लिया? विपक्ष पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग लगातार करते हैं, लेकिन इससे कौन डर रहा है? ये सरकार जब डर जाती है जनाक्रोश से तो सहारा लेती है कोर्ट कचहरी का, सहारा लेती है थानों का। देश में जब डरने वाले हैं, आंख में आंख ला कर करके मोदी जी को चुनौती दी है, और मोदी जी इतने डरे और सहमे हैं, उनके हर भाषण में देश की खौफ दिखती है। यही तो है। एसआईआर पर जब चोरी पकड़ी गई, लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं कि एक भी आपत्ति नहीं आ रही, एक भी आपत्ति नहीं आ रही। पिछले हम सब लोगों को जोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही। कभी दिखाया डाटा, कभी दिखाया अपना आंकड़ा? नहीं। इस बार भी वही कर रहा है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही। अरे आपत्ति तो लगातार दर्ज की जा एफआईआर रही से है। कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कौन सा खौफ? लोकतंत्र में अगर आप जनता के मुद्दों पर, जन सवालों पर आप लड़ रहे हैं तो एफआईआर से डरिएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? देश की आजादी के दीवाने अगर अंग्रेजों से डरते, मौत से डरते, थानों से डरते, कोर्ट कचहरी से, तो क्या देश आजाद होता? देश आजाद नहीं होता। तो आज लड़ाई इस देश में एक ऐसे बहसी शासक के खिलाफ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हर चीजों को अपने कब्जे में लेकर के मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को अर्थव्यवस्था सौंप दी है।